गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो आरबीआई की है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या क्या कार्य करता है उसी पे चर्चा चल रहा था। ठीक है, तो पिछली बार हमने देखा था कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला कार्य होता है नोट निर्गमन करना, यानी कि 1 रुपये के नोट और इससे बड़े मूल्य के सिक्के और साथ में नोटों का निर्गमन आरबीआई करती है। इसके बाद जो हमने देखा था कि सरकार के बैंकर के रूप में भी और आर्थिक सलाहकार के रूप में भी आरबीआई कार्य करती है। आज हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या आरबीआई के कार्य हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों के बैंक के रूप में या कॉमर्शियल बैंकों के बैंक के रूप में बैंकर टू द बैंक। ठीक है, इसके तहत आरबीआई जो होती है यह बैंकों जो व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक हैं उनके अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। ठीक है, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है कि बैंकों को जब पूंजी की आवश्यकता होती है या मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वो अंतिम रूप से आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से ही जाकर ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला कार्य तो ये है इसका कि बैंकों को ऋण प्रदान करना। जो व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक हैं उनको अगर साख या ऋण की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं ऋण लेने के लिए। ठीक है, बैंकों को ऋण प्रदान करना, और इस रूप में आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, लास्ट लेंडर है, यानी कि बैंक इससे आगे अब ऋण नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये केंद्रीय बैंक की भूमिका में तो होता ही है, साथ में बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में भी है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए इसमें, बैंकों की साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कोई दिक्कत होगी, कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्लास आगे बढ़ने का मतलब है कि पिछला टॉपिक आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये बैंकों की साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ये करता कैसे है? ये दो तरह से करता है। एक तो बैंकों के गुणात्मक या जो कहा जाता है क्वालिटेटिव मेथड का प्रयोग करता है बैंकों पर और उनकी साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा करता है परिमाणात्मक, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड को अप्लाई करता है और बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है साख सृजन क्षमता है क्या? साख सृजन क्षमता का मतलब है कि जो बैंक ऋण प्रदान करते हैं, बैंक जो ऋण का वितरण करते हैं, तो इसके माध्यम से बैंक बाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, और जब बैंक साख सृजन संकुचित करते हैं या ऋण का वितरण नहीं करते हैं तो इससे वो बैंक क्या करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए कि एक बैंक है और बैंक का कार्य होता है वित्तीय मध्यस्थता करना, यानी कि बैंक जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की भूमिका में होते हैं, इंटरमीडिएटर की भूमिका में होते हैं, कि वो लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं, पैसा को स्वीकार करते हैं और आवश्यक लोगों को जिनको ऋण की आवश्यकता होती है उनको उसी पैसे को क्या करते हैं, वितरित करते हैं। देखिए, जैसे यदि किसी के पास 100 रुपये है या 1000 रुपये है और वो चाहता है कि मैं बैंक में जमा करूं, तो वो बैंक के पास जाता है
और बैंक उसको बहुत से ऑफर्स देता है कि आप इस तरह से पैसा जमा कर सकते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, रिटर्न का मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, और आप इस तरह से पैसा जमा कर सकते हैं। तो कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, या करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। तो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कहता है कि आप यदि इतना पैसा हमें देंगे तो बदले में आपको इतना रिटर्न दिया जाएगा। ये तो एक बैंक जैसे कहते हैं कि एक प्रोत्साहन देता है कि क्यों, मैं पहला ये होता है कि मैं बैंक में पैसा क्यों जमा करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा है, मुद्रा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि जितनी मुद्रा मेरे पास रहेगी वो मेरे लिए क्या है, अवेलेबल है हमेशा, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उसका यूज़ कर लूँगा। और उसकी यूटिलिटी भी होती है कि व्यक्ति उस पैसे को अपने पास रखता है तो कम से कम उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा पैसा मेरे पास है, मेरे पास सुरक्षित है, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। बैंक कहता है कि आप अपने पास जो मुद्रा रखे हुए हैं ये निष्क्रिय पड़ी हुई है, आपको जितनी मुद्रा है इसमें कोई वृद्धि तो नहीं हो रही है, तो बैंक ऑफर देता है कि आप मुझे वो मुद्रा दे दीजिए, बदले में मैं आपको क्या करूँगा, रिटर्न दूंगा ब्याज के रूप में, ठीक है। ये प्रोत्साहन होता है बैंकों द्वारा दिया गया जमाकर्ताओं को। दूसरा, बैंक भी आश्वासन देता है कि आप मुद्रा मुझे देंगे तो जिस तरह आप सुरक्षित रखे हैं उस तरह से आपकी मुद्रा को मैं भी सुरक्षित रखूंगा। तीसरा आश्वासन बैंक का ये होता है कि आप अपने पास जो मुद्रा रखे हुए हैं तो आप अपने पास मुद्रा इसलिए रखे हुए हैं कि जब आपको आवश्यकता होगी तुरंत मुद्रा क्या कर सकते हैं, आप खर्च कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, यानी कि ऑन द स्पॉट आपकी ज़रूरत को क्या होगा, आप अपनी मुद्रा से पूरी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मुद्रा है और मुझे मन हुआ कि मैं जाके रेस्टोरेंट में खाना खाऊं या कोई व्हीकल खरीदूं, तो मेरे पास मुद्रा है तो मैं तुरंत जाके क्या कर सकता हूं, क्रय कर सकता हूं। तो बैंक भी यह आश्वासन देता है कि आप मेरे पास मुद्रा रख दीजिए, जब आपकी आवश्यकता होगी तब आपको क्या करूंगा, मैं आपको भुगतान कर दूंगा मैं। तो बैंक भी कई तरह के ग्राहकों को आश्वासन देता है, जमाकर्ताओं को, कि आपकी मुद्रा मेरे पास सुरक्षित है, जब आप मांगेंगे तब आपकी मुद्रा आपको दे दी जाएगी, और बदले में जो मुद्रा देंगे उस पर आपको ब्याज भी दिया जाएगा। और एक तरह का और आश्वासन बैंक देता है कि आपके कहने पर किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य थर्ड पार्टी को भी क्या करेंगे, हम भुगतान कर देंगे। तो बैंक कई तरह के आश्वासन देता है। अब जाहिर सी बात है कि बैंक एक वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका में होता है। अगर इन्होंने 1000 रुपया जमा कर दिया और बैंक ने कहा कि आपको परसेंट के रूप में हर साल हम कितना देंगे, 10% ब्याज देंगे, यानी कि आप 1000 रुपया मुझे दे दीजिए और 1 साल बाद आपको कितना मैं वापस करूंगा, 1100 रुपया वापस करूंगा। अब बैंक के पास ये हो गया, ये बैंक की क्या हो गई, 1000 रुपये, ये लाइबिलिटी हो गई, दायित्व हो गई। बैंक की परिसंपत्ति नहीं है, ये परिसंपत्ति किसकी है, जिसने जमा किया है। संपत्ति तो उसकी है, बैंक ले लिया तो बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी हो गई, दायित्व हो गई कि 1 साल में इतना पैसा उसको क्या करना है, वापस करना है, 1100 रुपये वापस करना है। अब बैंक इस पैसे को लेकर क्या करेगा, अगर अपने पास रखेगा तो ये 100 रुपये ब्याज अपने घर से देगा। तो बैंक क्या करता है कि इस 1000 रुपये को ऋण के रूप में क्या कर देता है, वितरित कर देता है। और बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से साख पर और प्रत्याशाओं पर चलती है। प्रत्याशा का मतलब होता है उम्मीद, आशा। तो बैंक क्या करेगा कि इस 1000 रुपये को वितरित कर देगा, किसी को अन्य को ऋण दे देगा। और कोई जरूरी नहीं है कि 1000 रुपये एक आदमी से स्वीकार किया है तो 1000 ऋण किसी एक को ही दे। इस 1000 को भी 2-3 लोगों को बांट सकता है। कैसे बांट सकता है, जैसे सपोज के लिए कोई यहाँ पर ए पर्सन गया और कहा कि मुझे 1000 रुपये ऋण चाहिए, बैंक ने कहा मिल जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, 1000 रुपये ऋण की स्वीकृति तो दे देगा इनको, साथ में इस ब्याज से अधिक ब्याज लेगा इनको। तो इनसे कहेगा कि मैं आपसे 15% ब्याज लूंगा, और तो इसका मतलब है कि वो साल भर में 150 रुपये क्या करेगा, ब्याज लेगा। इनको एक मुश्त पैसा नहीं देगा 1000 रुपये। बैंक क्या करेगा कि किस्तों में पैसा देना शुरू करेगा, और ये उम्मीद करेगा कि 1000 रुपये इनमें से इनको 500 दे दिए, बैंक 500 भुगतान कर देगा, तो भी बैंक के पास कितना बचा, अभी 500 रुपये बचा। फिर दूसरा कोई व्यक्ति जाएगा और कहेगा हमें 1000 रुपये का ऋण चाहिए, तो बैंक इसको भी क्या कर देगा,
500 दे देगा। हालांकि उसका ऋण 1000 का ही स्वीकृत कर लिया है, लेकिन 500 तुरंत भुगतान करेगा। और बैंक ये उम्मीद करेगा कि फिर इसमें से कोई जमा करने आएगा या कोई इधर से जमा करने आएगा या ऋण कोई वापस करने आएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। अब बैंक इनसे भी कहेगा कि आपसे हम 15% ब्याज लेंगे, तो महीने साल में इनसे कितना ले लेगा? 150 रुपया ब्याज ले लेगा। अब 1000 रुपये कोई बैंक कई लोगों को क्या कर देता है? बांटता है। और इस तरह से बैंक का पहला कार्य होता है लोगों से जमाएं स्वीकार करना और आवश्यक लोगों को, यानी कि ऋण लेने वालों को ऋण प्रदान करना। तो पहला तो ये काम होता है बैंक का। अब देखिए, ये 1000 रुपये बैंक के पास जब जमा करेंगे तो ये 1000 रुपये पूरे का वितरण नहीं कर देगा। आरबीआई इस पर नियंत्रण लगा देती है। आरबीआई कहती है कि आप इसको पूरा नहीं बांटेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी 1000 रुपये इसने जमा किया और आपने किसी को ऋण में दे दिया और ये तुरंत वापस आ जाएगा, हमको 1000 रुपये दीजिए आप, मेरा जो जमा हुआ है। तो आपने क्या कर दिया है? सबको ऋण में दे दिया है। और ये जो जमा करता है ये पैसा मांगने आएगा तो आप हाथ खड़े कर देंगे कि हम, मेरे पास पैसा नहीं है, 2 दिन वेट करो, 4 दिन वेट करो। तो इससे जमाकर्ता का विश्वास क्या होगा? उड़ जाएगा बैंक से। और बैंक पूरी तरह से विश्वास पे कार्य करता है। यदि मुझे जिस दिन लग जाए कि मैं जो पैसा बैंक में जमा किया हूँ ये मुझे समय पर नहीं मिलेगा, तो मैं बैंक में पैसा जमा करने जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। मुझे लगेगा कि मुझे जब आवश्यकता होती है तो बैंक मुझे वापस देता ही नहीं पैसा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था मार्च में यस बैंक में क्राइसिस जो चली थी, कि यस बैंक प्राइवेट बैंक है, उसमें एक क्राइसिस हो गई थी, लॉकडाउन के पहले की घटना है। उसमें हुआ था कि जमाकर्ताओं का पैसा डूब रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि सरकार ने कहा था कि कुछ लिमिट में आप पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपये डेली निकाल सकते हैं। आप भले 1 करोड़ रुपया जमा किए हों, लेकिन वो पूरा आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर सब निकालने लगेंगे तो बैंक ने जो ऋण वितरित किया ये तो डूबा हुआ है ना, फिर बैंक लाएगा कहाँ से? आपको मना कर देगा कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप भी उखड़ जाएंगे या बैंक से विश्वास खत्म हो जाएगा। फिर अभी कुछ दिन पहले एक प्राइवेट बैंक था, बंधन बैंक, जिसको कहा गया कि उसकी क्राइसिस बहुत तेजी के साथ बढ़ गई, कि वो भी क्या कर रहा था कि उसमें भी लिमिट निर्धारित कर दी गई थी कि आपका पैसा डूबा नहीं है, लेकिन आप अभी तत्काल पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। तो जाहिर सी बात है कि ये बैंकिंग सिस्टम जो होती है वो पूरी तरह से साख पे चलती है। साख मतलब होता है क्रेडिट। यदि क्रेडिट खराब हो जाएगी बैंक की तो हम बैंक के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आदमी के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? आदमी के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, एक तरह से बात करें, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़ हो गया। सबसे बड़ी संपत्ति होती है कि जो मेरे पास मुद्रा है वो मेरे पास हो और जैसे मैं चाहूँ उसका यूज कर लूँ। तो जब बैंक उसको वापस नहीं करेगा तो क्या कर देगा? तो आरबीआई कई तरह से इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अभी आगे बताएंगे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप 1000 रुपये जो जमा है इसको पूरा नहीं बांटेंगे, आप इसका कुछ % आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या मेरे पास दे देंगे। दूसरी बात, इसमें CRR और SLR, अभी आगे बताएंगे क्या होता है, उसके माध्यम से लिमिट तय कर देता है। दूसरा कहता है कि अगर मान लीजिए इस बैंक ने पूरा पैसा बांट दिया है, अब बैंक के पास ये व्यक्ति जाएगा और कहेगा मुझे 1000 रुपये जो जमा किया था मैं, मुझे वापस कर दीजिए। तो बैंक के पास तो कोई पैसा नहीं है, तो बैंक किसके पास जाएगा ऋण लेने के लिए? हाँ, पहले तो आसपास के बैंकों से लेगा, वो नहीं मिलेगा तो फिर किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई उसको ऐसे पैसा नहीं देगा, आरबीआई उसको ब्याज पे पैसा देगा, जिसको हम लोग कहते हैं बैंक दर, बैंक रेट कहते हैं, उस पर पैसा देगा। तो उस पर पैसा देगा और आरबीआई यदि ब्याज ऊंचा कर दिया, अभी आगे बताएंगे कैसे ऊंचा कर देगा, कैसे क्या प्रभाव है, तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आरबीआई अगर ब्याज दर नीचे कर दिया तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बैंकों को, अब जाहिर सी बात है कि आरबीआई व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। कैसे? ब्याज दर ऊंची कर देगा, ब्याज दर नीची कर देगा और साथ में रिस्ट्रिक्शन भी लगा देगा कि तुमको इतना ऋण वितरित करना है, इस क्षेत्र को इतना ही ऋण देना है, इससे ज़्यादा ऋण नहीं देना है। तो इस तरह के कार्य आरबीआई करता है बैंकों के ऊपर, एक तरह से गुणात्मक और दूसरा परिमाणात्मक। इस प्रकार बैंकों के ऋण देने की क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है। और जाहिर सी बात है कि अगर बैंक ऋण का वितरण अधिक करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
और हम लोगों ने कल देखा था कि अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी। और यदि मुद्रा की पूर्ति कम होने लगेगी, बैंक ऋण का वितरण कम करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, कम होगी। और मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो इससे इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो पहला तो काम ये करता है आरबीआई कि बैंकों के साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करता है। यदि बैंकों को ऋण चाहिए तो किसके पास फाइनली जाएंगे, आरबीआई के पास, यानी कि लास्ट लेंडर है, अंतिम ऋणदाता के रूप में है। दूसरा है कि बैंकों की साख सृजन क्षमता को क्या करता है, आरबीआई प्रभावित करता है। तीसरा लिखिए, विनिमय दर को स्थिर बनाए रखता है। विनिमय दर को स्थिर बनाना। अब ये विनिमय दर क्या होता है, एक्सचेंज रेट जिसको कहते हैं हम लोग। विनिमय दर का मतलब है कि घरेलू मुद्रा के रिस्पेक्ट में विदेशी मुद्रा किस दर पे क्रय की जाएगी या विक्रय की जाएगी। ठीक है, भारतीय रुपया है घरेलू मुद्रा, तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्यात करता है किसी देश को, जैसे भारत ने श्रीलंका को कुछ बेचा सामान, जैसे भारत श्रीलंका को मारकर बेचता है, तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका इसका भुगतान किस में करेगा, अपनी मुद्रा में करेगा। या तो अपने मुद्रा में करेगा या फिर वही एक्सचेंज करके क्या करेगा, भारत के रुपए में देगा या डॉलर में देगा, किसी में देगा। तो वो व्यक्ति, जैसे मैं निर्यात कर रहा हूं और मुझे डॉलर में भुगतान मिला, तो मैं डॉलर तो घरेलू मुद्रा में चलाऊंगा नहीं, मैं किसके पास ले जाऊंगा एक्सचेंज करने के लिए, बैंक के पास जाऊंगा। आरबीआई होता है एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन हर जगह तो, हर शहर में और हर कस्बे में आरबीआई तो है नहीं। तो ये काम कौन करता है, बैंक्स करते हैं। आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में एसबीआई कार्य करता है, लेकिन जहां एसबीआई भी नहीं है वहां अन्य बैंक कार्य करेंगे प्रतिनिधि के रूप में। और मेरे पास अगर डॉलर है, मुझे रुपया चाहिए क्योंकि मेरी अर्थव्यवस्था में डॉलर चलता नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, बैंक के पास जाऊंगा। और इसी तरह से कोई व्यक्ति, जैसे मैं अमेरिका से इसी मार्कर को मंगा रहा हूं और मेरे पास ये मार्कर आ गया, तो अमेरिका में रुपया तो चलता नहीं है, तो मैं किस में भुगतान करूंगा, डॉलर में। या मैं अमेरिका जा रहा हूं घूमने के लिए, मैं अमेरिका जा रहा हूं घूमने के लिए, तो अमेरिका में मेरे पास रुपया है, सपोज कर लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए के नोट हैं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो 1 लाख रुपए के नोट, तो वहां पे रुपया चलता नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो मैं किसके पास जाऊंगा लेके एक्सचेंज करने के लिए, बैंक के पास जाऊंगा। तो इसको स्थिर बनाए रखना, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना, उतार चढ़ाव नहीं होना, ये कार्य भी कौन करता है, बैंक करते हैं। किस रूप में, आरबीआई के निर्देश के आधार पे या आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं ये कार्य। ठीक है, अगला लिखिए, समाशोधन सुविधा उपलब्ध कराना। समाशोधन जिसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस, समाशोधन क्लियरिंग हाउस की सुविधा उपलब्ध कराना। ये होता क्या है, जैसे बैंकों का जो आपस में लेन देन होता है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बैंक बैठ के अपने क्या करेंगे, एक तरह से लेन देन का करेंगे, हिसाब करेंगे ना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि सपोज कर लीजिए कि आपका एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, और आप ए पर्सन हैं, कोई बी पर्सन है जिसका एसबीआई में अकाउंट नहीं है, उसका पीएनबी में अकाउंट है। अब आपसे उसने मांगा कि हमें 10,000 रुपये दे दो। आपसे मांगा उसने बी पर्सन कि आप हमें 10,000 रुपये दे दो, और आपने आपका अकाउंट एसबीआई में, आपने चेक काट के तुरंत उसको दे दिया, चेक कि ले लो, ले लेना पैसा। अब उस व्यक्ति का अकाउंट किस में है, पीएनबी में है, तो जाके आपके एसबीआई का चेक उसने कहाँ लगा दिया, पीएनबी में लगा दिया 10,000 रुपये का। अब यह पीएनबी आपको 10,000 रुपये का भुगतान कर देगा आदेश पर, लेकिन वो वास्तव में पैसा किसका है, एसबीआई से पीएनबी को मिलेगा ना।
तो आपके चेक पे तो आपको 10,000 रुपये उसने भुगतान कर दिया, लेकिन वो फिर 10,000 रुपये का चेक वो किसको देगा? SBI को देगा कि ये आपका 10,000 रुपये का चेक था, आपके कहने पे मैंने भुगतान किया है, और ये चेक पकड़िए, पैसा हमारा क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये कहाँ होता है? ये होता है SBI में। जहाँ पर SBI नहीं है वहाँ पर ये होता है RBI के कार्यालय में, और जहाँ पर RBI नहीं है वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो जिले में एक समाशोधन गृह होता है, क्लियरिंग हाउस होता है, जहाँ पर सारे बैंक के कर्मचारी इकट्ठे होते हैं और आपस में जो लेन देन है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये भी कार्य बैंक का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि जब चेक दिया जाता था किसी को, तो चेक क्लियर होने में 10 से 15 दिन लगता था, एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लग ही जाता था, जब ऑनलाइन प्रोसेस नहीं थी। कारण ये था कि अब ये आपने SBI का चेक PNB को दिया हुआ है, तो PNB वाला लेके जाएगा, इससे पूछेगा कि क्या इनका अकाउंट है तुम्हारे पास, चेक करके बताएगा हाँ इनका अकाउंट है, कितना पैसा है इनके अकाउंट में, वो मुझे ट्रांसफ़र करो पहले, इतना 10,000 का चेक काटा है, मुझे पहले 10,000 तुम दो, ट्रांसफ़र करो, तब मैं इनको 10,000 का क्या करूँगा, भुगतान करूँगा। तो इस काम में बहुत टाइम लग जाता था, कभी कभी तो 1-1 हफ्ता से अधिक टाइम लग जाता था। अब ऑनलाइन है तो नेक्स्ट डे ही हो जाता है प्रोसेस, मतलब 24 घंटे के अंदर हो जाता है, क्योंकि सारे प्रोसेस ऑनलाइन है तो उसमें हो जाता है। तो इसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस। तो ये सुविधा भी कौन उपलब्ध कराता है? बैंक कराता है। ठीक है, बैंक उपलब्ध कराते हैं। चलिए, तो ये तो व्यापारिक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। अब अगला कार्य है इसका RBI का। देखिए, विदेशी मुद्रा का भंडारण एवं अभिरक्षण करना। विदेशी मुद्रा का भंडारण एवं अभिरक्षण करना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। देखिए, हमारे देश में जितनी भी विदेशी मुद्रा आएगी वो किसके नियंत्रण में होगी? RBI के। जैसे भी एग्जाम्पल जो हमने पहले दिया कि कोई व्यक्ति, यदि सपोज कर लीजिए कि मैं US जाना चाहता हूँ, तो मैं अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराने के लिए किसके पास जाऊंगा? RBI के पास, क्योंकि वही एकमात्र क्या है इसके लिए अथॉराइज्ड है। RBI हर जिले में हो नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पे बैंक ये कार्य करते हैं, लेकिन अंतिम जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? RBI के पास है। तो मैं पैसा लेकर जाऊंगा और RBI उसको क्या करेगी? एक्सचेंज करके देगी। और इसी प्रकार सपोज कर लीजिए कि मेरे घर का कोई अमेरिका में रहता है और वहाँ से मुझे रेमिटेंस भेजता है, आय भेजता है, जैसे हर साल वो मुझे $1,00,000 भेजता है। यदि मेरे घर का कोई है तो वो $1,00,000 मेरे पास आया है, तो मैं किसके पास जाऊँगा एक्सचेंज करने के लिए? RBI के पास। तो जितनी भी फॉरेन रिजर्व आएंगे, विदेशी मुद्रा आएगी, वो अंतिम रूप से किसके पास जाएगी? RBI के पास जाएगी। और RBI के बिना अनुमति के कोई यह कार्य नहीं करेगा एक्सचेंज का। और पूरी विदेशी मुद्रा किसके पास होगी? RBI के पास होगी। बिना RBI की जानकारी के यदि मैं विदेशी मुद्रा को अपने पास रखता हूं तो तुरंत क्या हो जाएगा? ED का छापा पड़ेगा, प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ेगा, और मुझे विदेशी मुद्रा के अनाधिकृत रूप से रखने की क्या होगी? दंडिक कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि यह एक इलीगल कार्य है। आपने बचपन में सुना होगा, अभी भी सुना होगा आपने, कि हवाला कारोबार होता है, विदेशी मुद्रा का हवाला कारोबार होता है। और 1990 के दशक में बहुत बड़ा एक क्राइसिस हुआ था भारत में हवाला कारोबार का, जिसमें कई राजनेता फंसे थे। और उस हवाला कारोबार में उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम आया था। ठीक है, तो हवाला कारोबार क्या था?
जैसे भारत में ये कहा गया है कि जो भी विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज होगा वो आरबीआई के नियंत्रण में ही होगा। बिना आरबीआई के नॉलेज में आप विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि डॉलर से रुपए में, या डॉलर से पाउंड में, या डॉलर से फ्रैंक में, किसी भी भारतीय रुपये का किसी भी विदेशी मुद्रा में यदि आप ट्रांसफ़र कराते हैं या उसको परिवर्तन कराते हैं, विनिमय कराते हैं, तो वो किसके नियंत्रण में होगा? आरबीआई के। हुआ क्या था, इसके पीछे कारण था कि हम लोग के पास विदेशी मुद्रा बहुत कम आती थी। तो अगर विदेशी मुद्रा कम आती थी तो उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी था। नहीं संरक्षण किया जाएगा तो लोग उपभोग करने में व्यय कर देंगे, घूमने में व्यय कर देंगे। और विदेशी मुद्रा का रहना इसलिए ज़रूरी था कि हम अपनी आयात बिलों का भुगतान करेंगे, जरूरी आयात बिलों का भुगतान करेंगे, या जो हमने ऋण लिया हुआ है उसका ब्याज भुगतान करेंगे, या फिर उस ऋण के मूलधन का क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, या तकनीकों का आयात करेंगे, मशीनों का आयात करेंगे, यानी कि जरूरी सामान का आयात करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखा गया था और यह कहा गया था कि बिना आरबीआई की जानकारी में कोई भी विदेशी मुद्रा का भुगतान नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। तो हुआ क्या था कि आरबीआई, आप जाएंगे तो उस समय लिमिट तय थी कि आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं या विदेश घूमने जा रहे हैं तो एक व्यक्ति को इतने हजार डॉलर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा डॉलर नहीं मिलेंगे। तो भारत में क्या था कि जो व्यक्ति काली कमाई करता था, जिसको काली कमाई का मतलब होता है ब्लैक मनी अर्निंग, मतलब जो व्यक्ति इलीगल तरीके से पैसा कमाता था, वो विदेशों में जमा भी करना चाहता था, तो वो आरबीआई के पास जाएगा। तो पहले तो आरबीआई के पास जब एक्सचेंज करने के लिए जाएगा तो आरबीआई पूछेगा, या आरबीआई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूछेगा कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास, इसका आपके पास क्या ब्यौरा है, तो पकड़ लिया जाएगा। दूसरा ये होगा कि आरबीआई कह देगा कि इतना पैसा हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, बहुत कम लिमिट में एक्सचेंज करेंगे, तो करेगा क्या करेगा? तो वो क्या करते थे कि इलीगल माध्यमों से पैसे का एक्सचेंज कराते थे, मुद्राओं का एक्सचेंज कराते थे। तो उसमें होता क्या था, हवाला कारोबार में क्या होता था कि सपोज कर लीजिए किसी के पास 1 लाख डॉलर है, यहाँ इंडिया में उसके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए इंडिया में है और वो अमेरिका जाना चाहता है घूमने के लिए। अब 1 लाख देगा तो उसको डॉलर मिलेगा। आरबीआई ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ 10,000 रुपये का एक्सचेंज कर पाएंगे, 90,000 रुपये का हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो वो चला जाता था इलीगल माध्यमों के पास, जिसको हवाला कहते हैं, वहाँ पे जाता था। तो जो प्राइवेट्स ब्रोकर थे वो कहते थे कि तुम 1 लाख मुझे दे दो, तुमको अमेरिका में हम डॉलर में दे देंगे इसका 1 लाख का। तो वो क्या करते थे कि कुछ अपना कमीशन ले लेते थे, और इनके एजेंट अमेरिका में हैं, वहाँ इनको क्या करते थे कि यहाँ तुम मुझे रुपया दे दो 1 लाख रुपए, तुम अमेरिका जाओ, वहाँ मेरे एजेंट से मिल लेना, और वहाँ पे इसके बदले तुमको क्या मिल जाएगा? डॉलर मिल जाएगा। तो ये बिना आरबीआई या बिना गवर्नमेंट की अनुमति के ये कार्य होता था, मुद्रा का एक्सचेंज। फिर सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में है और उसके पास 10,000 डॉलर है, वहाँ पर 10,000 डॉलर है, और वो इंडिया में आना चाहता है। तो वो आरबीआई के पास जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि 10,000 डॉलर अगर खरीदा है, उसने लिया हुआ है, तो पहले पूछेगा वहाँ पे कि कहाँ से इतना पैसा आया, इनकम का स्रोत क्या है। फिर भारत में आएगा तो लिमिटेड दर पे उसको एक्सचेंज करेगा आरबीआई। तो वो कहेगा क्या कि प्राइवेट माध्यम के पास चला जाएगा और कहेगा ये मेरा 10,000 डॉलर ले लो, इंडिया में मुझे किस में कन्वर्ट करके दे दो, रुपए में दे दो। तो इनके एजेंट यहाँ भी फैले हुए हैं, यहाँ वो इंडिया में आया, उसको बदले उसको पैसा। ये सारा कार्य कैसे हो रहा है? इलीगल तरीके से, गैर वैधानिक तरीके से हो रहा है। इसी को कहा जाता था हवाला कारोबार। यही हवाला कारोबार है। इसको रोकने के लिए पहले बना था फेरा, फिर बना फेमा, ठीक है। तो ये चीज़ पूरी तरह से कहा जाए कि जो विदेशी मुद्रा आती है भारत में, उसका भंडारण और रक्षण, मतलब उसको अपने कस्टडी में कौन रखता है? आरबीआई द्वारा रखा जाता है, ठीक है। चलिए फिर है अगला, लिखिए कृषि क्षेत्र में शाख की व्यवस्था करना। कृषि क्षेत्र में शाख की व्यवस्था करना।
साख मतलब होता है क्या? क्रेडिट। आरबीआई किसी को ऋण नहीं देता है, बैंकों को ऋण देता है, सरकार को ऋण देता है, लेकिन और किसी चीज़ में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करता है। तो भारत में ग्रामीण विकास और कृषि विकास के 1982 में क्या किया गया था? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस नाम से एक बैंक की स्थापना 1982 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए ऋण प्रदान करना। इस नाबार्ड को ऋण कौन देता है? वित्त कौन देता है? आरबीआई देता है। ठीक है, आरबीआई इसे वित्त प्रदान करता है और यह नाबार्ड ग्रामीण और कृषि विकास के लिए क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और कृषि के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये नाबार्ड के माध्यम से क्या करता है? वो साख का वितरण कराता है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए। ठीक है, तो ये कार्य भी किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का है। नाबार्ड हम लोग जो बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम लोग कि नाबार्ड का कार्य क्या होता है, किस तरह से करता है। ठीक है, अगला लिखिए। जो आरबीआई का एक सबसे प्रमुख कार्य है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना या मौद्रिक नीति का संचालन करना। मौद्रिक नीति का संचालन करना, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, उसी दिन पढ़ लिया था कि मौद्रिक नीति में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई किन किन माध्यमों से करता है, उसको अभी देखेंगे हम लोग। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, हिंदी वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे आप, इंग्लिश वाले में लिख लीजिए नेशनल बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, इसका हिंदी में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है। ठीक है, कि इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी इसकी। ठीक है, ठीक है, मौद्रिक नीति के क्या क्या उद्देश्य थे हम लोगों ने देख लिया था। पहला मौद्रिक नीति का उद्देश्य था रोजगार सृजन करना, दूसरा उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि करना यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, तीसरा था एक्सचेंज रेट को बनाए रखना, चौथा था मूल्य स्थिरता रखना, यानी कि ये सारे क्या थे? मौद्रिक नीति के उद्देश्य थे। ठीक है, हम लोगों ने जो पढ़ा था मौद्रिक नीति के उद्देश्य, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई किस प्रकार से करता है, किन किन टूल्स से करता है। चलिए आगे लिखिए। साख नियंत्रण एवं तरलता समायोजन, साख नियंत्रण एवं तरलता समायोजन, क्रेडिट कंट्रोल एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, साख नियंत्रण एवं तरलता समायोजन। साख नियंत्रण एवं तरलता समायोजन, इसको कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल एवं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। इसका मतलब हो गया, साख नियंत्रण का मतलब हो गया कि बैंकों के ऋण देने की क्षमता को क्या करना, या तो कम करना या अधिक करना, यानी कि बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करना। और तरलता समायोजन का मतलब होता है कि तरलता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, समायोजित करना। ठीक है, समायोजन का मतलब हो गया
जैसे आपके पास अगर 10,000 रुपया है और सारा पैसा आप इसी जेब में राइट पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, और आपको घर में किसी ने कहा कि अरे इसका समायोजन सारे पॉकेट में कर लो, आपके पास 5 पॉकेट हैं, तो आप क्या करेंगे? 2-2 हज़ार रुपये सारे पॉकेट में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि आपने क्या कर दिया? उसका समायोजन कर दिया। नियंत्रण का मतलब है घर में कहेंगे कि अरे जेब में लेके घूमने की क्या ज़रूरत है, कहाँ रख दो? घर पे रख दो। तो एक तरह से ये तो एग्जाम्पल बहुत आपका कॉमन था। तो आरबीआई क्या करता है कि बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है और साथ में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तरलता को क्या करता है? एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। तो सबसे पहले लिखिए, इसके लिए आरबीआई 2 तरह के कार्य करता है। पहला होता है परिमाणात्मक, या इसको कहते हैं मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण विधि। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें क्वांटिटिव मतलब होता है, क्वांटिटिव का मतलब होता है परिमाणात्मक, यानी कि मात्रा उसकी, जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको ही क्या करता है? आरबीआई प्रभावित करता है। यानी कि उसकी जो मात्रा है उसको ही साख की मात्रा को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहला आता है वो होता है बैंक दर। बैंक रेट, बैंक दर। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ी सी लिख लीजिए बैंक दर होता क्या है। यह वह दर होती है, बैंक दर, यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। बैंक दर के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक दर के माध्यम से आरबीआई व्यापारिक बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, यदि बैंक दर ऊंचा या ऊंची होगी, यदि बैंक दर ऊंची होगी या अधिक होगी, यदि बैंक दर अधिक होगी तो व्यावसायिक बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी। तो व्यावसायिक बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी क्योंकि यदि बैंक दर अधिक होगी तो व्यावसायिक बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी, क्योंकि ऐसी दशा में ब्याज दर अधिक होगी। ठीक है, इसके विपरीत
यदि बैंक दर कम होगा या बैंक दर नीची होगी तो ब्याज दर भी कम होगा, तो ब्याज दर भी कम होगा। और इस दशा में बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ेगी। देखिए, एक तो बहुत साधारण शब्दों में हमने लिखवा दिया बैंक दर क्या होता है, लेकिन जब इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इसको पढ़ते हैं तो इसको ऐसे कहा जाता है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, यही उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वहाँ पे इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस आप समझ जाइए क्या होता है। साधारण शब्दों में इसको यही कहा जाता है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंकों को आरबीआई ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए, बैंकों को, कॉमर्शियल बैंक जो हैं, इनको ऋण चाहिए तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। अब सपोज कर लीजिए कि मैं गया बैंक के पास और कहा कि मुझे 1 लाख रुपए का ऋण दे दो। बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। और आरबीआई ने कहा कि बैंक दर 10% है, यानी कि 1 लाख रुपए अगर कॉमर्शियल बैंक लेगा तो आरबीआई उसे 10% क्या कर देगा? ब्याज ले लेगा। ये दीर्घकालीन ब्याज होता है, ऋण होता है जो बैंक दर होता है। अब आरबीआई क्या करेगा कि उससे 10% ब्याज लेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये 1 लाख रुपये अगर लेगा आरबीआई से तो साल भर वापस इसको कितना करना पड़ेगा? 1,10,000 वापस करना पड़ेगा। अब यह जब 10% पर ऋण ले रहा है आरबीआई से तो मुझे 10% पे तो नहीं देगा ना, मुझे क्या करेगा? बढ़ा के देगा। कहेगा भाई बैंक के पास प्रोसेसिंग भी तो है, फीस लेगा ना, उसके पास एसी लगाया हुआ है, 4 वर्कर रखा हुआ है, सारा कुछ सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो उनकी सैलरी का पैसा कहाँ से लेगा? कमीशन ही से तो लेगा। तो वो हमसे कहेगा कि आपको हम 10% पे नहीं देंगे, कितने पे देंगे? 15% पे देंगे। अब ये तो एक सामान्य सी बात है कि आरबीआई 10% बैंक दर कर दिया। अब यही आरबीआई यदि बैंक दर को खुद बढ़ाकर 15% कर दे, कहते हम 15% से बैंक दर कर दिए, तो अब मुझे ये ऋण 15% पे तो नहीं देगा ना, क्योंकि आरबीआई खुद इसको ऋण कितने पे दे रहा है? 15% पे दे रहा है। तो ये मुझे क्या कर देगा कि 15 नहीं कहेगा, कहेगा कि 20% पे ब्याज पे ऋण देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो ऋण लेने वाला होगा वो सोचेगा इतने महंगे ब्याज दर पे कौन ऋण लेगा, हमको ऋण नहीं चाहिए। तो बैंकों की साख सृजन क्षमता घट गई कि नहीं घट गई? अब इतना हम सोचेंगे कि 20% ब्याज पे हम ऋण लें और पता चले कि हम जितना लाभ कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाएंगे, 20% तो साल भर में इनको हम ब्याज दे देंगे। और यही आरबीआई अगर पहले बैंक दर 10% था, अब घटा के 5% कर देगा, तो बैंकों का जो ऋण वितरण था वो पहले से सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले 15% पे दे रहा था ऋण हमें, अब कितने पे दिन लगेगा? कहेगा चलो 10% ब्याज पे दे दो। तो पहले से मुद्रा या ऋण जो है वो सस्ती हुई है कि नहीं हुई है? तो बैंक अधिक से अधिक ऋण वितरण करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई कम ब्याज पे आपको ऋण दे रहे हैं। और जो उपभोक्ता है वो भी सोचेगा चलो 10% ब्याज पे मिल रहा है तो कार खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, सस्ते ब्याज पे ऋण मिल रहा है मुझे। तो इस तरह से मुद्रा क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, यानी कि बैंकों के उधार देने की क्षमता क्या होने लगेगी? बढ़ जाएगी। अगर बैंक दर अधिक होगा तो इससे बैंकों का ब्याज क्या हो जाएगा? बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, यानी कि मुद्रा क्या होने लगेगी? महंगी होने लगेगी। और यदि बैंक दर कम हो जाएगा तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर भी क्या होगी? कम होगी, यानी कि मुद्रा क्या होने लगेगी? सस्ती होने लगेगी। बात समझ में आ रही इतना? तो ये एक तरह से आरबीआई करता है बैंक दर के माध्यम से कि बैंक दर ऊंचा कर देगा
तो इससे अर्थव्यवस्था में ब्याज दर क्या होने लगेगी, ऊंची हो जाएगी। और बैंक दर आरबीआई कम कर देगा तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर भी क्या होने लगेगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बैंकों के साख सृजन क्षमता को क्या करता है आरबीआई, प्रभावित करता है बैंक दर के माध्यम से। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए। इसी में दूसरा पॉइंट है बैंक दर में ही। यदि कोई बैंक CRR, अभी आगे बहुत अच्छे से बताएंगे, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात कहते हैं इसको, CRR एवं SLR, इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात के मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उस बैंक पर आरबीआई बैंक दर के साथ 3% अतिरिक्त दांडिक दंड, जिसको कहते हैं पेनल रेट, दांडिक दर का आरोपण करता है। ठीक है, अभी आपको CRR और SLR पढ़ा देंगे तो पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, तो कोई बैंक यदि CRR और SLR के मापदंड को पूरा नहीं करता है तो आरबीआई उस बैंक पे क्या करता है कि बैंक दर जितना होगा उतना तो रहेगा ही, साथ में 3% और क्या कर देगा, दंड लगा देगा कि और 3% इस पे ब्याज दो हमें, क्योंकि आपने CRR और SLR के मापदंड को पूरा नहीं किया है। ठीक है, चलिए इसी में लिखिए बैंक दर की और क्या महत्ता है। अगला लिखिए, यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए, बैंक दर में लिखिएगा, यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर का निर्धारण भी करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर का निर्धारण भी करता है। बैंकों के लिए या व्यापारिक बैंकों के लिए, जो भी कर लिए, ठीक है, न्यूनतम ब्याज दर का निर्धारण करता है। कैसे करता है देखिए, अब बैंक दर है, जैसे बैंक दर अगर 10% आरबीआई ने निर्धारित कर दिया, हालांकि इतना नहीं होता है, ये 8%, 8.25%, 8.5% के आसपास बना रहता है, अभी तो कम हुआ है। अगर 10% आरबीआई ने बैंक दर का निर्धारण कर दिया तो इसका मतलब यही है कि बैंक आरबीआई से जो ऋण प्राप्त करेंगे वो कितने पे करेंगे, 10% ब्याज पर प्राप्त करेंगे। आरबीआई को 10% ब्याज पर ऋण देगा। अब बैंक के पास यदि मैं जाऊंगा ऋण लेने के लिए तो 10% से नीचे ब्याज पे तो बैंक मुझे ऋण नहीं देगा, क्योंकि खुद 10% पे ऋण पा रहा है। अब इससे अगर नीचे देगा तो बैंक खुद घाटे में चलेगा। तो ये एक क्या होता है, न्यूनतम आधार का कार्य करता है कि इससे नीचे अब बैंक मुझे ऋण नहीं देगा, क्योंकि खुद वो 10% पे ब्याज पे ऋण पा रहा है बैंक,
तो उससे नीचे अगर देगा तो क्या बैंक घाटे में जाएगा? ऐसा तो बैंक नहीं करेगा। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बैंक दर जो होती है वो वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण प्रदान करने की एक न्यूनतम बेंचमार्क होती है, मिनिमम बेंचमार्क होती है, या मिनिमम लिमिट होती है कि उसके नीचे अब ऋण ब्याज का निर्धारण नहीं होगा। ब्याज या तो उतना होगा या उससे अधिक होगा। और जाहिर सी बात है कि ब्याज उतना ही नहीं होगा, उससे अधिक होगा, क्योंकि बैंकों के परिचालन में खर्च कहाँ से आएगा? इसी कमीशन से तो आएगा। जो दोनों ब्याज का अंतर है वही बीच का क्या है? बैंक का लाभ है, और उसी के बिहाफ पे बैंकिंग सिस्टम क्या है? संचालित हो रही है। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अगला लिखिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर का सहारा लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है आरबीआई। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। ठीक है, ठीक है। जैसे यदि आरबीआई कह दे अभी आपसे, मतलब बैंकों से कह दे कि मैं बैंक दर 0 कर ले रहा हूं, आप हमसे ऋण लो, आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। और यही बात यदि हमसे बैंक कह दे कि आप ऋण लीजिए, आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे? अनावश्यक ऋण ले लेंगे बैंक से कि हमें इतना ऋण दे दो, इतना ऋण दे दो। क्योंकि जब हमें 0 ब्याज पे ऋण मिला है तो हम सोचेंगे लाओ इससे कुछ और कर लेते हैं, अपना काम करते हैं, क्योंकि ब्याज तो देना नहीं है। तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? सभी व्यक्ति ऋण लेने पहुंच जाएंगे बैंकों के पास और अनावश्यक चीज़ों पर ऋण लेना शुरू कर देंगे। हमारे पास 2 घर है, 4 घर खरीदना है, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ खरीदनी है, मेरे पास इतनी वो है, मुझे रेस्टोरेंट में खाना क्यों? 0 ब्याज पे मिल रहा है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि वस्तु की पूर्ति तो बढ़ नहीं रही है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है। और मुद्रा की जब पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और जब वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ेगी और उनकी पूर्ति निश्चित है, तो वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और इसके विपरीत यदि बैंक दर ऊंचा कर दे, आरबीआई कह दे कि बैंक दर अब 50% हो गया, तो बैंक के पास मैं ऋण लेने जाऊंगा किसी वाणिज्यिक बैंक के पास, तो वो कहेगा कम से कम 50% ऋण पे देंगे आपको, ब्याज पर ऋण देंगे आपको। तो मैं सोचूंगा कि इतना महंगा ब्याज पे कौन ऋण लेगा? कोई भी उपभोक्ता ये सोचेगा कि इतने महंगे दर पे ऋण लेने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं ऋण लेने नहीं जाऊंगा बैंकों के पास। तो बैंकों के पास जब ऋण लेने कोई नहीं जाएगा, तो बैंकों की मुद्रा किसके पास रह जाएगी? बैंकों के पास रहेगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति होगी नहीं। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति नहीं होगी, तो वस्तु सेवाओं की मांग क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और जब किसी वस्तु सेवा की मांग कम होगी, तो डेफिनेटली उसकी मूल्य में कमी आना शुरू हो जाएगा, यदि उसकी पूर्ति निश्चित है तो इससे इन्फ्लेशन क्या होने लगेगा? नीचे आने लगेगा, मुद्रास्फीति की दर नीचे आने लगेगी। तो इसके माध्यम से भी आरबीआई क्या करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति में बैंक दर एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करती है आरबीआई के हाथ में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। और मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे करता है? वो बैंकों की साख सृजन क्षमता को घटाकर या बढ़ाकर। चलिए अगला लिखिए, रेपो रेट। रेपो रेट या रेपो दर।
पहला था बैंक दर, दूसरा है रेपो दर। आज थोड़ा सा क्लास स्लो चला रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है। ये रेपो जो है इसका दो शब्दों से मिलकर बना है, रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज ऑप्शन, पुनर्क्रय विकल्प इसको कहते हैं हिंदी में। रीपर्चेज ऑप्शन, पुनः क्रय विकल्प, तीन शब्दों से मिलकर बना है रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, फिर बताते हैं इसको। यह वह दर होती है, यह वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, यह वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपनी प्रतिभूतियों को रखकर, आरबीआई के पास अपनी प्रतिभूतियों को रखकर अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं, अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द जुड़ा हुआ है रीपर्चेज ऑप्शन, तो बैंक कहते हैं कि इसको फिर से मैं क्या कर लूँगा, प्रतिभूतियाँ ले लूँगा वापस आपसे, ठीक है। अभी आप मेरी ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, मेरी प्रतिभूतियाँ लेकर मुझे ऋण दे दीजिए। और कौन सा ऋण? अल्पकालीन, घंटे, 2 घंटे, 13 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 14 दिन तक का होता है लगभग। यानी कि अल्पकाल में मुझे तुरंत तत्काल जो पैसे की ज़रूरत है, तो मेरी प्रतिभूतियाँ लीजिए और इन प्रतिभूतियों को फिर से मैं क्या कर लूँगा, आपसे वापस ले लूँगा। आज आप खरीद लीजिए, फिर से मैं इसको क्या कर लूँगा, रीपरचेज कर लूँगा आपसे, और बदले में मुझे अल्पकालीन ऋण दे दीजिए। इसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिए, रेपो रेट को घटा या बढ़ाकर रेपो रेट को घटा या बढ़ाकर बैंकों की साख सृजन क्षमता को आरबीआई प्रभावित करता है, बैंकों की साख सृजन क्षमता को आरबीआई प्रभावित करता है। जब रेपो रेट ऊंची होगी, जब रेपो रेट ऊंची होगी तो बैंकों की साख सृजन क्षमता क्या होगी, कम होगी। जब रेपो दर ऊंची होगी तो बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी, परिणामतः अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी क्या होगी, घटेगी या कम होगी, ठीक है। इसके विपरीत यदि रेपो दर कम होगी, इसके विपरीत यदि रेपो दर कम होगी तो अर्थव्यवस्था में या तो बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ेगी, तो बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ेगी। यदि रेपो दर कम होगी, यदि रेपो दर कम होगी तो बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ेगी, परिणामतः अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यदि रेपो दर ऊंचा होगा तो बैंकों की रेपो दर नीची होगी
तो बैंकों की साख सृजन क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये था रेपो दर। इसके विपरीत एक है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, ठीक है, उसको भी लिख लीजिए, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो रेट, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको कहते हैं रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन। रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। चलिए इसमें लिख लीजिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। यह रेपो रेट के विपरीत होती है। यह रेपो रेट के विपरीत होती है। ठीक है, अर्थात यह वह दर होती है, अर्थात यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों के बदले, जिस पर आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों के बदले बाजार से ऋण प्राप्त करता है। बाजार से ऋण प्राप्त करता है। कहीं कहीं पे प्रतिभूतियां शब्द नहीं दिया हुआ है, लेकिन आरबीआई ऐसे नहीं जाता है कि हमें ऋण दे दो, कोई दे देता है, या बैंक किसी के पास नहीं जाते हैं कि ऋण दे दो और दे देता है। उसके बदले में क्या होता है? प्रतिभूतियों का एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, चलिए आगे इसी में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में करके कि रेपो दर पर जहां वाणिज्यिक या व्यावसायिक बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर पर जहां वाणिज्यिक या व्यावसायिक बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर पर जहां व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं, वहीं रिवर्स रेपो दर पर या रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करता है। ठीक है, अब यहां पे एक ट्विस्ट ये होता है कि हमेशा रेपो दर से रिवर्स रेपो दर क्या होगी? या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। कभी भी रेपो दर से रिवर्स रेपो दर अधिक नहीं होती है। ठीक है, तो आगे इसे में नोट करके लिख लीजिए कि रेपो दर व रिवर्स रेपो दर को रेपो दर व रिवर्स रेपो दर को रेपो दर व रिवर्स रेपो दर को तरलता समायोजन सुविधा का भाग माना जाता है। तरलता समायोजन सुविधा का भाग माना जाता है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, रेपो व रिवर्स रेपो दर को तरलता समायोजन सुविधा का भाग माना जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी शॉर्ट में दिया होता है कहीं कहीं, तो LAF भी याद रखिए। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे ही आरबीआई की नीतिगत दरें कहा जाता है। इसे ही आरबीआई की नीतिगत दरें
आप देखते होंगे कि जब आरबीआई 3 महीने में अपनी नीतिगत दरों की घोषणा करती है तो पेपर में आता है कि आरबीआई ने अपनी नीतिगत दरों में की कटौती या बढ़ोतरी, इस तरह सुना होगा आपने। अभी इस समय कोविड-19 चल रहा है तो लॉकडाउन के कारण आरबीआई की नीतिगत दरों बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं, ठीक है। प्रभावी का मतलब उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस्ड हो गए हैं कि आरबीआई की नीतिगत दरों में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसी में लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट भी कि रिवर्स रेपो दर, दूसरा पॉइंट इसी में, रिवर्स रेपो दर या तो रेपो दर के बराबर होगी या उससे कम होगी, या तो रेपो दर के बराबर होगी, लेकिन बराबर कभी नहीं रही है, उससे कम ही रहती है, या उससे कम होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग घर जाइएगा, तो बहुत स्लो आज हमने क्लास लिया है, इसलिए कि थोड़ा सा टिपिकल टर्मिनोलॉजियाँ आई है, समझना बहुत ज़रूरी होता है इनको। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आरबीआई कैसे नीति, अपनी मौद्रिक नीति का संचालन करती है और उस मौद्रिक नीति का हमारी अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ये नहीं समझ पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जाके इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और अगर पिछली बार की बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो आरबीआई ने घोषित किया है अगर होगा तो उससे टैली कराइएगा कि जो मैंने कहा है वो कितना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्लास में यहीं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो हम लोग का क्लास होगा वो यही होगा, इन्हीं में नगद कोष अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात और आगे के जो भी हैं, ठीक है, खुले बाजार की नीतियाँ, आरबीआई द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।